वेलकम स्टूडेंट्स। मैं पुष्पेंद्र पूनिया। आज अपन बात करेंगे बायोलॉजी की और हम पढ़ेंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन और इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं अपन। पुष्पीय जो पादप होते हैं उनमें जो मेल गेमिटोफाइट होता है, नर युग्मकोद्भिद होता है, उसका जो डेवलपमेंट होता है, उसका जो परिवर्धन होता है वो किस प्रकार से संपन्न होता है। पिछले वीडियोज में अपन ने बात की थी एक जो परागकोश होता है उस परागकोश की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार की होती है। परागकोश एक द्विपालित संरचना होती है। प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं और प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंतर्गत लघु बीजाणु या अपन कहें पराग जो कण है उनका क्या होता है, निर्माण होता है। जब एक परागकोश परिपक्व होता है तो उसका स्फुटन होता है और स्फुटन होने पर उसके अंदर जो परिवर्धित हो रहे परागकण हैं वो बाहर मुक्त हो जाते हैं। तो परागकोश के स्फुटन के समय एक तो बाह्य त्वचा और एक अंतस्थीसियम लेयर रहता है, मध्य परत और टेपिटम हासित हो जाते हैं और दोनों जो लघु बीजाणुधानियां हैं उनकी भित्तियां टूट जाती हैं और केवल एक इधर की पाली और एक इधर की पाली ही हमें दिखाई देती है। और परिपक्व जो परागकोश होता है पूरा पराग कणों से भरा हुआ होता है। तो जब परागकोश का स्फुटन होता है तो स्फुटन के समय परागकण बाहर क्या होंगे, मुक्त होंगे। तो इसमें अपन देखें यहाँ कि जो लघु बीजाणुधानी है उस लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, स्पोर मदर सेल होती हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं और इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से ही पराग कणों का निर्माण होता है और पराग कण से ही नर युग्मकोद्भिद का क्या होता है, निर्माण होता है। सबसे पहले परागकोश में लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु मात्र कोशिका होगी और लघु बीजाणु मात्र जो कोशिका है उससे परागकण का क्या होगा, निर्माण, और परागकण के अंकुरण से नर युग्मकोद्भिद का क्या होगा, निर्माण। तो इसको समझे अपन कि एक जो नर युग्मकोद्भिद है उसका जो डेवलपमेंट होता है, उसका जो परिवर्धन होता है वह किस प्रकार से होता है। सबसे पहले यहाँ अपन ये समझें नर युग्मकोद्भिद है क्या। नर युग्मकोद्भिद मेल गेमिटोफाइट क्या है। तो देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है एक अंकुरित परागकण है, एक अंकुरित जो परागकण है, अंकुरित परागकण को ही हम नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। अब इस अंकुरित जो परागकण है इसमें हमें 2 नर युग्मक दिखाई देते हैं और एक नलिका केंद्रक दिखाई देता है और अंकुरण के समय इसमें एक नलिकाकार संरचना का निर्माण होता है। इस नलिकाकार संरचना को हम पराग नलिका कहते हैं। तो संपूर्ण ये जो संरचना है इस संरचना को अपन क्या कर रहे हैं, नर युग्मकोद्भिद। तो परिभाषा यदि हमें लिखनी हो नर युग्मकोद्भिद की किसे कहेंगे, पराग नलिका व नर युग्मकों युक्त, पराग नलिका व नर युग्मकों युक्त अंकुरित जो परागकण है वो अंकुरित परागकण ही यहाँ क्या कहलाएगा, नर युग्मकोद्भिद कहलाएगा। अब इस पूरे नर युग्मकोद्भिद का जो डेवलपमेंट है, परिवर्धन है, वो कैसे हुआ है इसको समझें। सबसे पहले यहाँ से अपन बात करते हैं। तो देखो जो परागकोश है उस परागकोश के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका एक द्विगुणित क्या होती है, कोशिका होती है। तो यहाँ हम समझें कि पराग कणों का जो डेवलपमेंट है, परिवर्धन है, वो परागकोश के स्फुटन से पहले ही प्रारंभ हो जाता है। परागकोश के स्फुटन से पहले ही यहाँ जो नर युग्मकोद्भिद हैं उनका जो परिवर्धन है वो प्रारंभ हो जाता है। अर्थात
परागकोश में रहते हुए ही नर युग्मकोद्भिद जो है उसका निर्माण की जो प्रक्रिया है वो यहाँ प्रारंभ हो जाती है। और इस प्रकार का जो परिवर्तन है उसे अपन प्रिकोसियस क्या कहेंगे, प्रिकोसियस परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रिकोसियस परिवर्तन कहेंगे। अर्थात परागकोश के अंदर रहते हुए ही नर युग्मकोद्भिद का जो परिवर्तन है उसका प्रारंभ यहीं पर हो जाता है। और इसका जो मूल स्थान है, इसका जो मूल स्थान है, मूल स्थान कौन, परागकोश, वहीं पर इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो यहाँ प्रारंभ हो जाती है। और इस प्रकार के जो परिवर्तन है इसके मूल स्थान पर ही यहाँ परिवर्तन की जो क्रिया है वो होती है, उसे स्वस्थाने परिवर्धन कहेंगे। क्या कहेंगे, स्वस्थाने परिवर्धन कहेंगे। तो दो चीजें हमने यहां समझी, एक प्रिकोसिस परिवर्धन अर्थात परागकोश के स्फुटन से पहले ही परागकोश में नर युग्मकोद्भिद के निर्माण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, चालू हो जाती है। इस प्रकार का जो परिवर्तन होगा उसे प्रिकोसियस परिवर्तन कहेंगे। और इसके मूल स्थान पर ही इसके परिवर्तन की जो क्रिया है वो संपन्न होती है, उसे अपन स्वस्थानीय परिवर्तन कहेंगे। आगे अपन देखें इसमें तो हम यहाँ बात कर रहे हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं। सर्वप्रथम लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की क्रिया होगी। कौन सी, मियोसिस फर्स्ट होगा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा, जिससे दो अगुणित केंद्रकों का निर्माण होगा। फिर इसमें मियोसिस सेकंड होगा, जिससे 4 अगुणित केंद्रकों का निर्माण होगा। फिर इन सभी केंद्रकों को कोशिका द्रव्य मिल जाएगा, अर्थात कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का क्या हो जाएगा, निर्माण। तो हम कहें एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणुओं का क्या होता है, निर्माण, जो कैसे हैं, सूत्र गुणिता के आधार पर अगुणित हैं। जबकि लघु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी थी, द्विगुणित थी। तो ये जो लघु बीजाणु बनते हैं उस प्रोसेस को अपन कहते हैं लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहते हैं। तो लघु बीजाणु निर्माण की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती। प्रारंभ में ये जो चारों लघु बीजाणु हैं, ये चारों लघु बीजाणु आपस में केलोज भित्ति के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और इससे इन्हें हमें टेट्राड क्या कह रहे हैं, टेट्राड कह रहे हैं या चतुष्क कह रहे हैं। चारों आपस में जुड़े हुए होते हैं। जब पूर्ण परिपक्व होता है परागकोश, उस समय टेपिटम लेयर के द्वारा यहाँ पर एक एंजाइम स्त्रावित होता है, केलेज। कौन सा एंजाइम स्त्रावित होगा, केलेज। ये जो केलेज एंजाइम है, ये इस केलोज जो प्लग बनता है इन चारों को जोड़ने वाला, उसको क्या करेगा, अपघटित कर देता है, तोड़ देता है, जिससे चारों जो लघु बीजाणु हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। और प्रत्येक अलग हुआ जो लघु बीजाणु है उसके ऊपर यूबिस काय का जमा हो जाता है। अर्थात सबसे बाहरी जो स्तर है उसमें स्पोरोपोलिनिल स्तर का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और अलग हुआ जो लघु बीजाणु है उसे अपन यहाँ कहते हैं परागकण। क्या कह रहे हैं, परागकण कह रहे हैं। और ये जो परागकण है इसकी संरचना को देखें तो एक जो परागकण है वह द्विस्तरीय संरचना है। बाहरी स्तर एक्साइन बाह्य चोल और आंतरिक स्तर क्या कहला रहा है, इंटाइन अंतःचोल कह रहा है, जिसमें एक न्यूक्लियस है, रिक्तिका पाई जाती है। और बाह्य जो झिल्ली है जिसे अपन एक्साइन कह रहे हैं, बाह्य चोल कह रहे हैं, इसका निर्माण होता है स्पोरोपोलिनिन से। और अंतःचोल का जो निर्माण होता है वो होता है पेक्टोसेलुलोज से। किससे हो रहा है, पेक्टोसेलुलोज से। स्पोरोपोलिनिन के जमाव के कारण ही जो परागकण है वो लंबे समय तक क्या रह सकते हैं, संरक्षित रह सकते हैं। किसकी भांति, जीवाश्म की भांति। क्यों, क्योंकि ये किसी भी जैविक रासायनिक भौतिक कारक से जो स्पोरोपोलिनिन है उसका क्या नहीं होता है, अपघटन नहीं होता है। तो परागकण जो है हमें एक गोलाकार संरचना के रूप में दिखाई देती है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान इसका निर्माण होता है, इसलिए जो परागकण है
यह एक गोलाकार एक केंद्रकीय और कैसी संरचना होती है, अगुणित। कैसी संरचना होती है, अगुणित संरचना होती है। अब इस परागकण से ही पूरे जो नर युग्मकोद्भिद है, उस नर युग्मकोद्भिद का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसका परिवर्धन हो रहा है। तो यहां हम समझे नर युग्मकोद्भिद का जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट कितने चरणों में होता है। तो नर युग्मकोद्भिद का जो डेवलपमेंट है वो 2 चरणों में होता है। एक तो होता है प्रथम चरण और एक होता है द्वितीय चरण। नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन कितने चरणों में हो रहा है, 2 चरणों में। एक प्रथम चरण और दूसरा द्वितीय चरण। प्रथम चरण की जो प्रक्रिया है वो परागण से पूर्व होती है, अर्थात परागकण पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे उससे पूर्व ही यह प्रक्रिया संपन्न होगी। और ये जो दूसरा चरण है वो होगा परागण के बाद। दूसरा चरण होगा परागण के बाद, अर्थात जो परागकण है वो किसी भी माध्यम, वायु, जल, कीट, पतंग आदि किसी भी माध्यम द्वारा जब ये कहाँ तक पहुंच जाएंगे, वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएंगे, तब द्वितीय चरण संपन्न होगा। तो यहाँ हम देखें, सबसे पहले बात करेंगे किसकी, प्रथम चरण की। जो प्रथम चरण की प्रोसेसिंग है, परागण से पहले क्या होता है, परागण से पूर्व क्या होता है। तो सबसे पहले जो परागकण है, इस परागकण के केंद्रक में प्रथम समसूत्री विभाजन होता है, फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन होता है। फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन होता है, 2 बार यहाँ समसूत्री विभाजन की क्रिया होगी। प्रथम माइटोसिस डिवीजन होगा। इस पहले समसूत्री विभाजन के दौरान इसका जो केंद्रक है, इसके न्यूक्लियस में, इसके केंद्रक में समसूत्री विभाजन होगा। इसका जो न्यूक्लियस है वो अगुणित है। इसके केंद्रक में पहला समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन के दौरान 2 केंद्रकों का निर्माण होता है, जिसमें वैसे तो केंद्रक जो विभाजन होगा वो समान प्रकार का होता है, लेकिन कहीं कहीं ये बता रखा है कि केंद्रक का विभाजन असमान होता है, जिसमें एक बड़ा केंद्रक बनता है और एक छोटा केंद्रक बनता है। तो जो बड़ा केंद्रक बन रहा है उस बड़े केंद्रक को अपन कह रहे हैं कायिक केंद्रक, बड़े केंद्रक को अपन कह रहे हैं कायिक केंद्रक या नलिका केंद्रक, और जो छोटा केंद्रक बनता है उससे कहते हैं जनन केंद्रक या जनरेटिव न्यूक्लियस कह रहे हैं। कायिक केंद्रक है उसे ट्यूब न्यूक्लियस या नलिका केंद्रक भी कहते हैं। तो पहले केंद्रक में विभाजन हुआ, केंद्रक का विभाजन समान होगा यहाँ पर, तो 2 केंद्रकों का क्या हो गया, निर्माण। अब केंद्रक विभाजन के बाद में, केंद्रक विभाजन के बाद में दोनों केंद्रकों को कोशिका द्रव्य मिलता है, अर्थात कोशिका द्रव्य का क्या होगा, विभाजन। तो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है वो असमान होता है, एक केंद्रक को ज्यादा कोशिका द्रव्य मिलेगा और एक को कम मिलेगा। जिससे ज्यादा कोशिका द्रव्य मिलेगा वो बड़ी कोशिका का निर्माण करेगा, और इस कोशिका को अपन कहेंगे वेजिटेटिव सेल कहेंगे, कायिक कोशिका कहेंगे। जिसे कम कोशिका द्रव्य मिला है वह कोशिका यहाँ जनन कोशिका कहलाएगी। जब तक जनन कोशिका की कोशिका भित्ति पूर्णतया निर्मित नहीं होती है तब तक यह परागकण जो है उसका जो आंतरिक अंतः चोल वाला स्तर है इससे क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। इसलिए जो जनन कोशिका है वो हमें किसके आकार की दिखाई देती है, लेंस समान आकार की। कैसी दिखाई देती है, लेंस समान आकार की दिखाई देती है। तो यहाँ ये छोटी कोशिका जनन कोशिका और बड़ी कोशिका पूरी क्या कहलाएगी, कायिक कोशिका। अब जब जनन कोशिका की कोशिका भित्ति का निर्माण होगा तो जनन कोशिका जो है वो कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में हमें तैरती हुई नजर आती है। तैरती हुई क्या हो रही है, नजर आ रही है। इस जनन कोशिका के केंद्रक में कई बदलाव होंगे इसके आकार आकृति में। पहले इसका आकार लेंस के समान दिख रहा है, अब देखो इसका गोलाकार आकार नजर आ रहा है। उसके बाद में इसका जो आकार है वो तर्कुरूपी, कैसा हो जाएगा, तर्कुरूपी हो जाएगा। कायिक कोशिका जो है उसका केंद्रक पहले गोलाकार होता है और फिर अनियमित आकार का हो जाता है। दोनों कोशिकाओं की अपन बात करें, कायिक कोशिका और जनन कोशिका की, तो इनमें डीएनए की मात्रा समान होती है, लेकिन कायिक कोशिकाओं में, कायिक कोशिका में कोशिका द्रव्य की मात्रा अधिक होने के कारण
इसमें आरएनए की मात्रा कायिक कोशिका में ज़्यादा है, जबकि जो जनन कोशिका है उस जनन कोशिका में आरएनए की जो मात्रा होती है वो कम पाई जाती है। तो जनन कोशिका यहाँ कैसी हो गई, तर्कु रूपी हो गई, ताकि यह आसानी से पराग जो नलिका है उसमें क्या कर सके, प्रवेश कर सके। तो यहाँ तक का जो चरण है वो कहलाएगा प्रथम चरण, और ये चरण होता है परागण से पूर्व, अर्थात जब पराग कण वर्तिकाग्र पर गिरेगा उससे पहले का चरण। तो यहाँ हम कहें परागण के समय अधिकांश जो परागकण हैं वो द्विकोशी की अवस्था में होते हैं। लगभग 60% जो आवर्त बीजी पादप होते हैं उनमें परागण के समय जो परागकण हैं वो कौन सी अवस्था में रहते हैं, द्विकोशी की अवस्था के अंतर्गत रहते हैं। लेकिन कुछ पादप ऐसे हैं, 40% जो आवर्त बीजी प्लांट हैं वो ऐसे हैं जिनके अंदर हम कहें तो जो परागकण है वो परागण के समय त्रिकोशी की अवस्था के अंतर्गत हमें यहाँ पर नजर आते हैं। जैसे पार्चू लाका की बात करें और होलो पटेला की बात करें तो पार्चू लाका और होलो पटेला, इनके अंतर्गत हम देखें इनके परागकणों में तो इनके जो परागकण होंगे वह 3 कोशी की अवस्था में होते हैं। कौन सी अवस्था में होंगे, 3 कोशी की अवस्था में होंगे, क्योंकि परागण से पूर्व ही इनका जो जनन कोशिका है उस जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन हो जाएगा, और समसूत्री विभाजन होने से जनन कोशिका से 2 नर युग्मकों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो अधिकांश जो आवर्त बीजी पादप हैं लगभग 60%, उनके जो परागकण होते हैं वो परागण के समय कौन सी अवस्था में रहेंगे, द्विकोशी की अवस्था में। प्रश्न पूछ सकता है परागण के समय परागकण कौन सी अवस्था में रहते हैं, तो परागण के समय परागकण कौन सी अवस्था में रहते हैं, द्विकोशी की अवस्था में रहते हैं। लेकिन कुछ पादप ऐसे हैं जैसे पार्चुलाका, होलो पटेला आदि के अंतर्गत अपन बात करें तो जो जनन कोशिका है इन जनन कोशिका के अंदर समसूत्री विभाजन, दूसरा जो समसूत्री विभाजन है वो परागकण के अंदर ही हो जाता है, मतलब परागण से पूर्व ही हो जाता है। इसलिए यहाँ 3 कोशी की अवस्था इनके अंतर्गत पाई जाती है। तो जो 2 नर युग्मक हैं वो पहले ही यहाँ इनमें तैयार हो जाते हैं या बन जाते हैं। तो अधिकांश में अपन देखें तो इसकी बात करें तो जब द्विकोशी की अवस्था में जैसे ये वर्तिकाग्र है, द्विकोशी की अवस्था में वर्तिकाग्र पर ये परागकण क्या होते हैं, पहुंचते हैं। ये परागकण हैं, ये वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे तो यहाँ एक इसमें कायिक कोशिका है, एक इसमें जनन कोशिका है। बाहरी आवरण बाह्य चोल, आंतरिक आवरण अंतःचोल कहलाएगा। ये वर्तिकाग्र पर आएंगे, वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो इनकी प्रक्रिया है, परागकोश के स्फुटन से मुक्त हुए जो परागकण हैं उनका वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो परागण के दौरान परागकण कहाँ पहुंच गए, वर्तिकाग्र पर। अब वर्तिकाग्र पर आते ही ये वर्तिकाग्र से पोषक तत्व लेते हैं, पोषक पदार्थ लेते हैं, और इसके कारण ये जो परागकण है इनका क्या होगा, अंकुरण होगा। तो अब जैसे ये जो परागकण है यहाँ पहुंच गया, और इस परागकण में हम देखें तो जहाँ स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है वहां पर गर्तनुमा संरचना रह जाती है, जिसे जर्मपोर या जनन क्या कह रहे हैं, छिद्र कह रहे हैं। किसी भी एक जनन छिद्र से जो अंतःचोल है वह अंतःचोल एक नलिकाकार संरचना के रूप में क्या हो जाता है, बाहर निकल आता है। अर्थात यहाँ जैसे ये अंतःचोल एक नलिकाकार संरचना के रूप में बाहर आ गया, या अपन कहें कायिक कोशिका से नलिकाकार संरचना का क्या हो गया, निर्माण हो गया, जिसे हम क्या कह रहे हैं, पराग नलिका कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, पराग नलिका। अब इस कायिक कोशिका का, ये जो कायिक कोशिका है, इस कायिक कोशिका का केंद्रक तो पराग नलिका के शीर्ष भाग पर चला जाता है, जिसे हम कहते हैं नलिका केंद्रक कहेंगे। क्या कहेंगे, नलिका केंद्रक कहेंगे। और जो जनन कोशिका है वह जनन कोशिका पराग नलिका में प्रवेश करके, देखो यहाँ तर्कुनुमा है,
इसलिए आसानी से ये पराग नलिका में प्रवेश कर जाएगी और पराग नलिका में प्रवेश करने के बाद में इसमें समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन होने से यहाँ जनन कोशिका से 2 नर युग्मकों का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ प्रथम चरण और द्वितीय चरण के दौरान जो परागकण है उसी से नर युग्मकोद्भिद का क्या हुआ, निर्माण। किसे कहा था अपन ने, पराग नलिका व नर युग्मकों युक्त अंकुरित जो परागकण है वही क्या कहलाएगा, नर युग्मकोद्भिद कहलाएगा। ये जो पराग नलिका है इसकी सहायता से जो नर युग्मक हैं वो जो अंडाशय है, ये अंडाशय है, अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं, प्लेसेंटा से जुड़े होते हैं। बीजांड में मादा युग्मक के रूप में अंड कोशिका होगी, तो जो नर युग्मक हैं वो बीजांड में मादा युग्मक तक पहुंचते हैं ताकि वहां जाकर निषेचन की क्या हो सके, क्रिया हो सके। इसकी बात जो है हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।